मंच पर उपस्थित हमारे तमाम महिला समिति के नेता, हमारे पहले बोलने वाले प्रोफेसर काफ़ी, और आपको मैं सबको बता दूं कि आज हमारे बीच में हमको बहुत खुशी है कि हमारे नेताजी के जो ग्रैंड नेफ्यू हैं सुमंत्रो बसु, वो भी हमारे बीच में हैं, वो भी आज आए हैं। मैं बहुत खुशी है। तमाम मेरी बहनों और भाइयों, ये 1997 में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की मौत हुई थी और उसके बाद से हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हर साल 23 जुलाई को उनकी याद में मनाती है और अलग अलग विषयों को लेकर के हमारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोगों ने बॉडी डोनेशन कैंप किया और उसके बारे में ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में एक दिन में इतना बॉडी डोनेशन का फॉर्म नहीं भरा गया है जितना कि हमारी महिला समिति ने 23 जुलाई के दिन में भरा था। बहुत बड़ी बात है। तो अलग अलग तरह से हम लोगों ने मनाया। तो अब की साल हम लोगों ने सोचा कि इस समय पूरी दुनिया में हम लोग सबकी आंखों के सामने एक ज़बरदस्त नरसंहार जेनोसाइड चल रहा है, जो रोज़ हम लोग टीवी पर देखते हैं, जिसके बारे में हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि 50-60 हज़ार लोग मारे गए हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर एक अजीब तस्वीर दिख रही है। जो सरकारें हैं बड़े बड़े देशों के, वो सारी सरकारें, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप की सरकारें हो, चाहे अरब देशों की सरकारें हो और चाहे हमारे देश की सरकार हो, वो सारी सरकारें नरसंहार करने वाले इज़राइल के साथ खड़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दुनिया की जनता है, जो विकसित पूंजीवादी देशों की जनता है, वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं, वहाँ के गायक हैं, वहाँ के कलाकार हैं, ये सारे लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में फ़िलिस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं। तो एक बार फिर लगातार हम लोग जानते हैं कि साम्राज्यवाद का आक्रमण, उसका हमला कभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारी दुनिया में आजकल मीडिया का इतना बड़ा रोल है, भाषा इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि दुनिया को यही समझाया जाता है कि साम्राज्यवादी जो हमला कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, जिन्होंने इराक, ईरान, पूरे मिडल ईस्ट, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका और ख़ास तौर से पूरा लैटिन अमेरिका अपने लूट का निशाना बनाया है। लेकिन इस सच्चाई को, जो दुनिया में मीडिया की भाषा है, जो बहुत सारे बुद्धिजीवियों की किताबें हैं, वो सब इस सच को छुपाती हैं और साम्राज्यवादी देशों को ही लोकशाही जनतंत्र का केंद्र या जनवादी दुनिया का नेता इसके रूप में हम लोगों के सामने, आपके सामने और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर बहुत सारे पर्दे हट गए हैं और एक बार फिर साम्राज्यवाद का जो असली चेहरा है वो दुनिया की जनता के सामने बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है और तमाम लोग आज देख रहे हैं, जिन्होंने पहले समझा नहीं था कि साम्राज्यवाद का चेहरा है क्या। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि जो हम लोग कैप्टन लक्ष्मी को याद करते हैं और आज जो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये दोनों बातों के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। संबंध क्या है? मेरा ये मानना है और बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आप साम्राज्यवाद विरोधी नहीं हैं तो आप देशभक्त भी नहीं हो सकते हैं। जो सच्चा देशभक्त है वो दुनिया के अंदर जहाँ भी जनता आज़ादी के लिए लड़ रही है, लूट के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ रही है, वो उनके साथ खड़े होते हैं, जो अपने देश में सच्चे देशभक्त होते हैं।
और इसीलिए आज हमारी सरकार, भारत की सरकार, यानी ये हमारे लिए शर्म की बात है, आज हम लोग यहाँ तो फ़िलिस्तीन के नाम को लेकर के विरोध कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर हम फ़िलिस्तीन का नाम लेकर के विरोध करेंगे तो हमको पुलिस उठा करके जेल में भेज देगी। बहुत सारे जो बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ अगर आप फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ ये फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर के निकलेंगे तो आपको देशद्रोही कह करके या आतंकवादी कह करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो आज हमारे लिए, भारत के लोगों के लिए शर्म की बात है कि बहुत सालों के बाद एक ऐसी सरकार यहाँ बैठी है जो साम्राज्यवाद के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाना चाहती है। एक तरह से साम्राज्यवाद का पिट्ठू, वो हमारे देश के नेता कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन वो मेरे देश के चौकीदार नहीं हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चौकीदार हैं। वो साम्राज्यवाद के चौकीदार बनना चाहते हैं और उन्होंने हमारे देश के अंदर ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाया है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर इतनी नफ़रत पैदा कर दी है कि आज हमारे देश के बहुत सारे लोग भी साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद का हमला नहीं देख रहे हैं, फ़िलिस्तीन की जनता का कत्ले आम नहीं देख रहे हैं। इसको भी वो एक हिंदू और मुस्लिम और यहूदी के बीच में संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। और चूँकि देश के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत को पैदा किया गया है, इसलिए हमारे बहुत सारे देश के लोग भी फ़िलिस्तीन की जनता के साथ हमदर्दी नहीं महसूस करते हैं। उनके बच्चे जो मर रहे हैं, वहाँ जो महिलाएं मारी जा रही हैं, जिस तरह से क्रूरता के साथ वहाँ के लोगों पर उनके विश्वविद्यालय, उनके अस्पताल, उनके डॉक्टर, उनकी दवा, सब कुछ का नाश किया जा रहा है, इसको न देख करके, इसको केवल इस रूप में देख रहे हैं कि हाँ मुसलमानों के अंदर ऊपर हमला हो रहा है तो कोई बात नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं हम लोगों के सामने, अरे हो रहा है तो होने दीजिए, और कुछ लोग तो खुश भी होते हैं कि मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसी हालत में हम लोगों के लिए समझना कि साम्राज्यवाद और सच्ची देशभक्ति या सच्चे राष्ट्र प्रेम के बीच में क्या संबंध है, ये बहुत ज़रूरी है। आज बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है उसमें हम नहीं जाना चाहते, सरकार भी ऐसा काम कर रही है यहाँ पर कि इन लोगों को मौका मिल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और हमारा बंगाल देश के आज़ादी के पहले ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था। और हमारे बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के, स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, उनका काम यही बंगाल में शुरू हुआ। तो कम से कम बंगाल के अंदर हमको ये प्रचार तो ज़रूर करना चाहिए कि असली देशभक्त कौन है, असली राष्ट्रभक्त कौन है। बहुत बड़ा 200 फुट लंबा खंबा के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं बन जाता है, या भारत माता की जय बोलने वाला राष्ट्रभक्त नहीं बन जाता है, या केवल कभी सिंदूर बांट करके या कभी पुलवामा की बात करके कोई राष्ट्रभक्त नहीं बनता है। वो कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते हैं जिन्होंने पहले अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद का समर्थन किया और आज अमेरिका के साम्राज्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो लोग आज हमारे देश में राज कर रहे हैं, ये कभी भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं लड़े। इनका कहना था कि अंग्रेज़ हमारा दुश्मन नहीं है, साम्राज्यवाद हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे देश के दुश्मन तो देश के अंदर हैं। और कौन है? मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। ये तीन हमारे देश के दुश्मन हैं, इनसे हमको लड़ना चाहिए। इंग्लैंड के ख़िलाफ़, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ हमको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आज ये बहुत झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलेंगे कि नेताजी तो हमारे हैं, हम नेताजी को आज याद कर रहे हैं। कभी ये बोलेंगे कि मतलब डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे हैं, हम उनका बहुत समर्थन करते हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इनका एक भी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के जेल में नहीं गया। केवल एक नेता गया था, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए गया। 4 दिन के बाद उसने अपने साथियों का नाम बता दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमारे साथ कौन कौन है, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके साथी सब जेल चले गए। वहाँ उन्होंने चक्की पीसी और अटल बिहारी वाजपेयी हीरो बन करके जेल के बाहर आ गए और आगे चल करके हमारे प्रधानमंत्री भी बन गए। ये इनका इतिहास है। आज हम कहीं पढ़ रहे थे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई सिंगापुर के अंदर, तो कई लोग हेडगेवार के पास भी गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो बहुत बड़ा काम देश के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा अरे ये सब लोग पागल हैं, जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं वो सब पागल हैं, सब पागल हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना पागलपन है। हमको तो जो 3 दुश्मन मैंने बताए, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, इनके ख़िलाफ़ लड़ना है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की कोई हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, आज के दिन जब हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। कि चाहे वो महात्मा गांधी हो, आप जानते हो कि वो बहुत अहिंसावादी थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये यहूदी वहाँ पैलेस्टाइन में क्या करने जा रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, इनको तो वहाँ से जाना चाहिए। और उसके बाद हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने लगातार फ़िलिस्तीन की जनता का साथ दिया, फ़िलिस्तीन की जनता की आवाज़ को उठाया और हमेशा ये कहा कि उनको अपने देश में रहने और जीने का पूरा अधिकार है, किसी को बाहर से उनके देश में जाकर के घुसने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे देश का इतिहास रहा है और ये हमारा इतिहास हमारे स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ था। हमारे जो स्वतंत्रता के लिए लड़े लोग, वो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़े और उसके साथ साथ देश की आज़ादी के लिए भी लड़े। इसलिए ये बात लगातार याद रखना और लोगों को समझाना कि जो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ नहीं है वो अपने देश के लिए भी नहीं लड़ सकता है, अपने देश की आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ सकता है। और आज कितना हमको दुख होता है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं दुनिया में। एक है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसा है कैसा नहीं है, कुछ लोग तो कहते हैं पागल है, हम कहते हैं वो पागल आगल नहीं है। वो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए अब मतलब जो बहुत ही दुष्ट किस्म का नेता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ कैसे मुनाफा कमाए, क्या करें मुनाफा कमाने के लिए, यही सोचता है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं सोचता है। इस तरह का वो नेता है। और कहते हैं हमारा दूसरा दोस्त कौन है, वो है नेतन्याहू। अब नेतन्याहू किस तरह का आदमी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ कोई ऐसी बात करता है कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ये इंसान है क्या, ये मानव जाति का सदस्य है क्या, इस तरह की वो बातें करता है। और आज हमको सुनना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री इन 2 लोगों को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में गिनती उनकी रखता है। तो ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। पूरी दुनिया के लोग, जो जनता है, वो ये अब समझने लगी है कि अगर किसी के बारे में भी हमको फैसला करना है, किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी सरकार के बारे में अगर हमको फैसला करना है,
तो हमको फैसला साम्राज्यवाद को संदर्भ में रख करके करना होगा कि इस नेता का, इस देश का, इस सरकार का साम्राज्यवाद के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। उसको समझने के बाद ही हम उसके बारे में अपना फैसला सही कर पाएंगे, नहीं तो हमारा फैसला सही नहीं होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह से साम्राज्यवाद पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। उसका हस्तक्षेप दुनिया में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ जनता और जनता की लड़ाई कमज़ोर हुई है। जनता लड़ रही है और कई जगह परिवर्तन भी हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल साम्राज्यवाद की ताकतें आगे बढ़ रही हैं और मजबूत हो रही हैं। अगर हम देखें कि लैटिन अमेरिका के अंदर वो क्यूबा का बिल्कुल गला घोंट रही हैं। क्यूबा जो एक छोटा सा टापू है, बहुत ही छोटा टापू, सिर्फ अमेरिका के धरती से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, आज से नहीं है, पिछले 80 साल से, कि क्यूबा किसी तरह से ख़त्म हो जाए, क्यूबा का किसी तरह से नाश हो जाए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका क्यूबा का नाश नहीं कर पाया है। क्यों क्यूबा का नाश करना चाहता है? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि कम्युनिज़्म एक बीमारी है, मतलब छूत की बीमारी है, वो बहुत जल्दी फैल जाती है, और अगर ये बीमारी अमेरिका में लग गई तो फिर अमेरिका की सरकार भी चौपट हो जाएगी, अमेरिका की सरकार भी बच नहीं पाएगी। इसलिए पूरी अपनी ताकत लगा करके 80 साल से क्यूबा को समाप्त करने में लगी है। लेकिन हम लोग गए भी थे क्यूबा इसी साल में, फरवरी के महीने में। बहुत वहाँ बुरी हालत है। एक दिन दवाई नहीं होती है, एक दिन ऑक्सीजन नहीं होता है, एक दिन बिजली नहीं होती है, रोज़ कुछ न कुछ मुसीबत होती है, एक दिन पानी नहीं आता है। लेकिन एक टीचर ने हमको बताया कि उसने बच्चों से पूछा कि क्या क्या परेशानी है। उन्होंने बताया ये परेशानी, वो परेशानी, हमको भी विदेश जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो टीचर ने कहा तो ये परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार है ना? उन्होंने कहा नहीं। एक एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिकन साम्राज्यवाद जिम्मेदार है, और हम वहाँ जाके नौकरी भी करेंगे तो भी हम वापस आकर के उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये आज भी क्यूबा की जनता के अंदर वो स्पिरिट है जो बताता है, मुझे तो यही समझ में आता है, और लोगों को और कुछ समझ में आएगा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे मजबूत ताकत है, वो कम्युनिस्टों की ताकत है, जो उनके सामने झुकती नहीं है, समझौता नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कम्युनिस्ट ही लड़ते हैं। बहुत से राष्ट्रवादी, बहुत से देश प्रेमी हैं जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में भाग लेते हैं और साथ देते हैं। और इसीलिए रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, कहीं फुटबॉल का मैच हो रहा है तो पैलेस्टाइन का फ्लैग है वहाँ पर, कहीं पर कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है तो वहाँ पर जो गाने वाले हैं वो पैलेस्टाइन का फ्लैग लगाते हैं। उनके कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहे हैं, उनके मैचेस कैंसिल हो रहे हैं, उनका पैसा उनसे छीना जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, हम पैलेस्टाइन के खिलाफ के साथ हैं, हम नरसंहार के खिलाफ अपनी बात को बोलते रहेंगे। तो हम लोगों को भी लोगों को समझाना होगा। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये पैलेस्टाइन का झगड़ा है किस बात का। और जो साम्राज्यवादी प्रचार है, जो हमारी सरकार का प्रचार है, जो साम्राज्यवाद के पक्ष में लिखने वालों का प्रचार है, वो क्या है? वो जो लड़ने वाले हैं वो भी वैसे ही हैं, और जो इज़राइल की सेना है वो भी वैसी है। मतलब जितने फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो सब हमस हैं, वो भी आतंकवादी हैं, और जो इज़राइल की सेना है वो भी आतंकवादी है, वो भी बहुत अत्याचार करती है। इस तरह से पूरे मामले को लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो आम लोग भी सोचते हैं अरे यार ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, अपने को चक्कर में नहीं पड़ना है, चलो जो हम लोग को करना है वो हम करेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो हमला फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा है
वो 7 अक्टूबर 2024 में शुरू नहीं हुआ था। ये हमला तो 1948 में ही शुरू हो गया था। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर आप 1948 का दुनिया का नक्शा उठा के देखेंगे तो इज़राइल नाम का कोई देश है नहीं। There is no country known as Israel in the Atlas map of 1948। वो जो देश आज इज़राइल है, उस देश का नाम, पूरे देश का नाम 1948 में पैलेस्टाइन था। और साम्राज्यवादी देशों ने, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो वहाँ पर जूस को, यहूदियों को भेजा था, उनको हथियार दिया, उनको पैसा दिया, उनको पूरी तरह से हथियारों से लैस करके हमला किया फ़िलिस्तीनी लोगों के ऊपर। उनको उनके घरों से निकाला, उनके खेतों से निकाला, उनको मार डाला और उनसे कहा गया अब ये तुम्हारा देश नहीं है, अब ये हमारा देश है। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आज आप अपने घर में सो रही हैं और कोई रात में खटखटाता और कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसको छोड़ो, ये तो मेरा घर है। कहेंगे आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, कहाँ से आए हैं आप? कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा घर वैसे नहीं है, मेरे जो बाप दादा थे 3000 साल पहले वो यहाँ रहते थे, इसलिए हम इस घर पर कब्ज़ा करने आए हैं। तो ये जो बातें आज बताई जा रही हैं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये केवल एक प्रचार करके फ़िलिस्तीन का जो आज से नहीं, नरसंहार, जेनोसाइड 1948 में शुरू हुआ था, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए ये झूठी बातें बार बार दोहराई जाती हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हमको इसको भी समझना होगा। और भाषा और शब्द बहुत बहुत अहम हो गए हैं। अगर आप देखें तो साम्राज्यवादी और उनके जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, ये बहुत सारे शब्द बहुत अच्छे बनाते हैं शोषण की सच्चाई को छिपाने के लिए। और इन्होंने बहुत सारे हमारे शब्द भी हमसे छीन लिए हैं। लिबरेशन, इमेंसिपेशन, मुक्ति, ये जो हमारे और हमारे आंदोलन के शब्द हैं, ये भी उन्होंने चुराया है अपने चेहरे पर मुखौटा लटकाने के लिए, कि जैसे कि वो दुनिया की जनता का विकास कर रहे हैं। और आज जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने एक कागज़ है उधर, हाँ हाँ, मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण देती हूँ कि एक तो उन्होंने ये किया है, जो आखिरी शब्द इज़राइल ने इस्तेमाल किया है वो है ह्यूमैनिटेरियन सिटी। वो कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीनियों के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के आधार पर एक हम शहर बना रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है जो ये बना रहे हैं? ये कंसंट्रेशन कैंप है। ये एक ऐसा कंसंट्रेशन कैंप है जिसके अंदर फ़िलिस्तीनी जा तो सकते हैं, या उनको खदेड़ खदेड़ करके उसके अंदर भेजा जाएगा, लेकिन उससे वो निकल नहीं सकते हैं, उसके बाहर वो नहीं आ सकते हैं। और इसका नाम उन्होंने रखा है ह्यूमैनिटेरियन सिटी। अब जो इसको पढ़ेगा वो सोचेगा यार ये इजरायली इतने बुरे नहीं हैं, ये सब सुभाषनी और ये सब कम्युनिस्ट लोग, इनकी तो आदत है इनके खिलाफ़ बोलना, उनके खिलाफ़ बोलना, देखो ना कितने अच्छे हैं, ह्यूमैनिटेरियन सिटी बना रहे हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनेगा और ये आज का नया कंसंट्रेशन कैंप बनेगा। आप सोचिए, जिन यहूदियों को हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में रखा था और पूरी दुनिया के मानवतावादी लोगों ने उनका साथ दिया था, उनकी मदद की थी, जो उनका नरसंहार हुआ था उसका विरोध किया था, आज वही लोग एक दूसरी गरीब जनता का नरसंहार कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी ये सोचता हो कि इस लड़ाई में धर्म के लिए कोई जगह है,
तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये यहूदी और मुसलमान के बीच की लड़ाई होती तो ये जितने मुसलमान देश हैं, ये जितने इस्लामी देश हैं, ये तो पैलेस्टाइन के साथ खड़े होते। लेकिन ये कहाँ हैं? ये सब के सब अमेरिका के खेमे में हैं। ये सब के सब अमेरिका के गुलाम हैं। वो चाहे इस्लाम के जो पवित्र स्थान हैं उनका चौकीदार है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से लेकर के इजिप्ट तक, कतर से लेकर के यूएई तक, ये सारे देश चूँकि साम्राज्यवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ इन्होंने अपने संबंधों को बहुत मजबूत बनाया है, इसलिए एक भी इनका शासक, कोई भी इनका शेख या कोई भी इनका राजा फ़िलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी उनके पक्ष में एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे देश में भी जो लोग इसको एक धर्मों के बीच में होने वाले युद्ध या मुसलमानों के ऊपर होने वाले आक्रमण के रूप में देख रहे हैं, हमको उन्हें भी समझाना होगा कि इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक जो जिस तरह के साम्राज्यवादी हमने भी नहीं देखे थे, अंग्रेज़ उस तरह के साम्राज्यवादी नहीं थे जिस तरह के ये जो इज़राइल है, इनको हम कहते हैं सेटलर कॉलोनियलिस्ट, जो दूसरे देश से जा कर के एक उपनिवेश की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं और कहते हैं ये हमारा है, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो या तो ग़ुलाम बन के रहेंगे या मर जाएंगे या यहाँ से दूर चले जाएंगे। इस तरह का साम्राज्यवाद निश्चित रूप से अफ्रीका में देखा गया, साउथ अफ्रीका में देखा गया, रोडेशिया में देखा गया, और आज भी उसके अवशेष वहाँ पर बाकी हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आज भी अपार्थाइड के ख़त्म होने के बाद भी साउथ अफ्रीका में 3% जो गोरे नस्ल के लोग हैं उनके हाथ में साउथ अफ्रीका की 70% ज़मीन है। आज भी वो 70% ज़मीन के मालिक हैं। ये है साम्राज्यवाद, और वो सेटलर साम्राज्यवाद, सेटलर कॉलोनियलिज्म जिसको हम देख रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर। तो हमको ये सोचना होगा कि ये सारे देश जो हैं, ये इंग्लैंड, ये यूएस, ये बाकी यूरोप के देश, ये क्यों इज़राइल का इतना साथ दे रहे हैं? ये इज़राइल के नेतन्याहू को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसके हाथ को नहीं रोक पा रहे हैं। क्या कारण है? तो कुछ लोग बताते हैं कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जिनके हाथ में वित्तीय यानी जो फाइनेंस कैपिटल है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा स्थान है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि चूँकि ये जो यहूदी वित्तीय पूंजीपति हैं, ये अमेरिका के सारे जो नेता हैं उनके चुनाव के लिए पैसा देते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, वो चाहे रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, इसलिए वो लोग इज़राइल के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते। तो ये सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इज़राइल बनाया क्यों गया था? इज़राइल को इन साम्राज्यवादी देशों ने बनाया क्यों? उन्होंने बनाया ताकि उनका एक अड्डा मिडल ईस्ट के अंदर स्थापित हो। मिडल ईस्ट के तेल पर नियंत्रण करने के लिए इज़राइल उनकी सैनिक चौकी है, उनकी सैनिक उनका अड्डा है जो वहाँ पर उनके हितों की रक्षा करता है। और आज एक नई बात शुरू हो गई है। मुझे नहीं मालूम आप लोग देश में बाकी जगह क्या क्या हो रहा है उसको देख रहे हो कि नहीं, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉपर्टी से हो रहा है, लैंड से हो रहा है, और ज़मीन को रिजॉर्ट बनाना आज एक बहुत बड़ा मुनाफाखोरी का कारण बन गया है। तो आप सोचिए कि साम्राज्यवाद इतना अमानवीय हो गया है कि वो जो गाज़ा की पट्टी है, जो समंदर के किनारे है,
उससे फ़िलिस्तीनियों से हमको फ़िलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होने से रोक रही है। ये कितना बड़ा अन्याय हमारे देश में हो रहा है। इसलिए मैं फिर कहूँगी कि आप लोगों को यही समझाइए, आपको बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना है, आपको मनुवादी हिंदुत्व के ख़िलाफ़ नहीं बोलना है, वो तो बाद में बोलिएगा, लेकिन एक बात आप ज़रूर बोलिए कि जो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता, जो साम्राज्यवाद का साथ देता है, वो अपने देश के लिए भी नहीं लड़ सकता है, वो अपने देश की आज़ादी को कभी नहीं बचा सकता है, वो अपने देश के साथ सच्चा प्रेम कभी नहीं कर सकता है। और इसी में हम कैप्टन लक्ष्मी और जो तमाम हमारे देशभक्त थे उनको याद करते हैं कि इनके लिए देशभक्ति और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना ये दो अलग अलग चीज़ नहीं थे, ये एक ही लड़ाई थी, एक साथ जुड़ी हुई लड़ाई थी, और उन्होंने इसको एक साथ लड़ने का काम किया। और इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी लड़ाई नहीं ख़त्म हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी लड़ाई नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि और दुनिया के देश भी ग़ुलाम थे और हमारे देश को भी फिर से ग़ुलाम बनने का ख़तरा उसका हमेशा सामना करना पड़ा, उस वक्त भी और आज भी। इसलिए जो सच्चा देशभक्त होता है उसके लिए आज़ादी की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इस देश में साम्राज्यवाद समाप्त नहीं होगा। साम्राज्यवाद को हमेशा के लिए परास्त हम लोग मिलकर के नहीं करेंगे। यही बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। और अंत में मैं एक थोड़ी निजी बात कहना चाहती हूँ, पर्सनल बात अपनी महिला समिति की बहनों से, कि आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर दबाव है कि अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, जिसको अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा उनका होमवर्क देखती है, क्या उनको खाना है इसके पीछे पागल रहती है, कैसा कपड़ा उसको पहनाना है इसके पीछे दीवानी होती है, उसने क्या पहना है, उसने क्या खाया है, उसके टिफ़िन के अंदर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। तो अगर ये अच्छी माँ की परिभाषा है तो मेरी माँ दुनिया की सबसे ख़राब माँ थी, सबसे ख़राब माँ थी। उनको कभी कुछ नहीं पता था कि हमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, हमने कौन से कपड़े पहने हैं, हम स्कूल किस हालत में गए हैं। कभी भी वो स्कूल के बाद हमारे लिए बैठी नहीं रहती थी कि आज इनको समोसा खिलाएंगे या एक इनके लिए केक लाएंगे। यहाँ तक कि वो डॉक्टर थी, लेकिन मेरी बहन और मैं अगर बीमार पड़ते थे तो वो कहती थी ठीक है कोई तो इनको देख लेगा, जिनको मैं देखती हूँ उनको कोई भी दूसरा देखने वाला नहीं है, इसलिए मुझे उन गरीबों को देखना है, इन लोगों को नहीं देखना है। तो जो आज एक अच्छी माँ की परिभाषा है उससे बिल्कुल वो अलग थी, वो एक अच्छी माँ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो इसलिए कि वो समाज को अपना बच्चा समझती थी, समाज सेवा और देश की सेवा को ही अपने परिवार की सेवा समझती थी। और मैं समझती हूँ कि हम लोग सबको अब थोड़ा वैसा बनना है, और जो ये अच्छी माँ वाला चक्कर है इससे थोड़ा निकल करके उसी तरफ जाना है, तभी शायद हम अच्छी माँ भी बनेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे, अच्छे देश के प्रेमी भी बनेंगे और दुनिया के भी बढ़िया साम्राज्यवाद विरोधी नागरिक भी बनेंगे। आप सबका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।